सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी आपको कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें जो अचीव कर पाओगे, जो आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको पाना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए और शायद आप ना भी पा सको। तो इस वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एक लाइक करने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, प्लीज़ एक लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं, जिनको अच्छी लगती है कि वाकई में एक डिवाइन साइंस है। तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। अपने जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं सिखाती हूँ दोस्तों, और बहुत ही सिंपल मेथड। क्योंकि दोस्तों आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन होता क्या है कि हमको एक्यूरेसी चाहिए। किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी अगर आप दे लेते हो, तब तो आप एक उस फील्ड में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो या बेस्ट हो आप उस फील्ड में। तो मैं एक्यूरेसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से प्रोडिक्शन करना सीखें। और जो लोग कर लेते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ईजी है उनके लिए। तो आइए चलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी और कौन सी चीज़ें जो मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, या ये भी कह सकते हैं ना के बराबर नहीं मिल पाएंगी। तो ये जन्म कुंडली है दोस्तों, ये प्रश्न कुंडली नहीं है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जातक के जीवन में इसको क्या चीज़ें बहुत आसानी से मिल पाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं 11th हाउस जो होता है दोस्तों, ये जो 11वां भाव होता है, ये हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होता है। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में उसकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं। अगर उसकी मान लीजिए आपकी मकान लेने की इच्छा है और आप जानना चाहते हो कि मेरी क्या मकान लेने की इच्छा पूरी होगी कि नहीं, तो यही 11th हाउस बताएगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप प्रश्न कुंडली से देख लीजिए, एक्यूरेट पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर हाँ में आ रहा है या ना में आ रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये देखना है कि 11th हाउस का कस्पल सबलॉट आपने नोट करना है कि कौन सा प्लैनेट है आपकी चार्ट के अंदर। जैसे इनका चंद्रमा बन रहा है, ये देखिए, तो चंद्रमा यहाँ किसके नक्षत्र में बैठा है इसको नोट कर लीजिए। वो सूर्य के नक्षत्र में है। चंद्रमा किसके उपनक्षत्र में है, तो वो राहु के उपनक्षत्र में है। अच्छा, यहाँ पर राहु आ गया है, राहु के उपनक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं। तो राहु और केतु के केस में दोस्तों, हम राहु के केस में राहु का राशि स्वामी, राहु का नक्षत्र स्वामी भी नोट करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए राहु का राशि स्वामी, राहु का नक्षत्र स्वामी दोनों ही गुरु बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए राहु के साथ युति किसकी है, क्योंकि राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ युति करके बैठे होते हैं उनका भी फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु की युति शुक्र के साथ है, और राहु को दृष्टि कौन सा ग्रह दे रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि राहु को दृष्टि यहाँ मंगल दे रहा है, अपनी चौथी दृष्टि से राहु को देख रहा है। तो राहु केतु सबसे पहले जिस ग्रह की दृष्टि होती है उसका फल देते हैं, इसके बाद जिसके साथ युति में बैठे होते हैं उसका फल देते हैं, फिर जिस राशि स्वामी में बैठे होते हैं उस राशि स्वामी का फल देते हैं, फिर जिस भाव में बैठे होते हैं फिर उस भाव का फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, निर्देशन भाव के अंदर मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि चंद्रमा यहाँ पर कौन कौन से भाव का फल दे रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पहले भाव का, दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें भाव का। अब यहाँ पहला भाव जो होता है वो जातक खुद है। इसका मतलब कि जातक की इच्छाएं पूर्ति होने में बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं होगा, उसकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि पहले 11वें भाव का कस्पल सबलॉट पहले भाव से कनेक्शन बनाए हुए, इसका मतलब इस जातक की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी अपनी लाइफ में। अब इसकी बात है कि कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पर धन, दूसरा भाव क्या है, धन है, कुटुंब है। तो धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं अगर जातक के जीवन में आ जाती होंगी अचानक, तो वो पूरी हो जाएंगी। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जातक नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव से कनेक्शन बन रहा है 11th हाउस के कस्पल सबलॉट का। तीसरे भाव से कनेक्शन बना, तो तीसरा भाव जो होता है वो हमारे छोटे भाई बहन है, उनका सपोर्ट रहेगा, छोटी यात्राएं मंगलमय रहेंगी जातक की। छठे भाव से कनेक्शन बना तो ये जॉब में सक्सेस दिलाएगा। 8वें भाव से कनेक्शन बन रहा है 11th हाउस का, तो ये अनएक्सेप्टेड मनी की ओर इशारा कर रहा है। यानी जातक अपने जीवन में या तो वसीयत के थ्रू या किसी भी थ्रू अनएक्सेप्टेड मनी कमाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य इसका नक्षत्रपति बना, तो यहाँ भी इसके पास भी यही सारे भाव हैं जो चंद्रमा के पास हैं। इसके बाद इसका जो सब लॉर्ड है, देखते हैं चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है वो राहु है। तो राहु भी यहाँ पर 6, 9, 10 दे रहा है। राहु शुक्र के साथ युति में है, तो युति के कारण 5, 6, 7, 8, 9 दे रहा है। इसके बाद हमने देखा राहु के ऊपर दृष्टि यहाँ पर मंगल की है, तो देखिए वही सारे भाव रिपीटेड हो रहे हैं। 11th हाउस भी रिपीट फिर हो गया।
तो यहाँ पर 10वां भाव आने के कारण देखिए दोस्तों क्या होता है, राहु के कारण 10वां भाव आया है। तो 10वां भाव क्या होता है, सामाजिक स्टेटस होता है। यानी जातक के जीवन में वो अगर सामाजिक स्टेटस बनाना चाहेगा तो उसका अच्छा खासा सामाजिक स्टेटस बन जाएगा। 9th हाउस से कनेक्शन है, तो 9th हाउस जो होते हैं वो पिता होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, उनके साथ मतलब इनका एक आशीर्वाद उनका रहेगा हमेशा इनके ऊपर। अब इसकी बात करते हैं मैरिज लाइफ की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हर प्लेनेट के अंदर 6th हाउस बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है इनकी कुंडली के अंदर, सिर्फ केतु को छोड़कर, जिसके अंदर छठा भाव नहीं आया। तो दोस्तों छठा भाव ज़्यादा आया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर बात की जाए कि इस जातक को अपने जीवन में क्या आसानी से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर छठा भाव बार बार रिपीटेड होने के कारण ये दिखा रहा है कि जातक को मैरिज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम होगी और मैरिज बाउंडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि यहाँ 7th हाउस केवल बुध दे रहा है, शुक्र देना, शनि दे रहा, केवल 3 प्लैनेट्स मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 7th हाउस एक्टिव कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट यहाँ पर 7th हाउस एक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जातक के जीवन में उसको अपने स्पाउस के चलते कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि छठा बहुत बार मतलब रिपीटेड हो रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो यहाँ पर आपने देखा कि 11th कस्पल सब लॉर्ड ने किसी भी तरह से चौथे भाव से कनेक्शन नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन जातक के लाइफ में नहीं है। व्यवधान जरूर आएगा, कोई नॉर्मल एजुकेशन रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करी जाए कि और क्या जातक को नहीं मिलेगा, तो जैसे यहाँ पर 4th हाउस के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जातक अपनी लाइफ में जैसे 4 व्हीलर वगैरह लेना चाहेगा वो जल्दी नहीं ले पाएगा, क्योंकि 4th हाउस के साथ 11 कस्पल सब लॉर्ड का कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी भी आसानी से परचेस नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ इसको आएंगी। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पर माता का सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3rd हाउस बहुत है, तो ये माता को कोई ना कोई बीमारी भी दे देगा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो हमारी माता का 8वां भाव होता है। तो यहाँ कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दे देगा, माता को भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, और माँ का सपोर्ट थोड़ा कम दिन मतलब रहेगा जातक के जीवन में, ये भी दिखा रहा है। अब इसकी बात करते 4th हाउस को ज़्यादा वैदिक ज्योतिष के अंदर सुख सुविधाओं का माना गया है। तो हमारे यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4th हाउस को व्हीकल बोलते हैं, और इसके बाद 4th हाउस को फर्नीचर भी बोलते हैं, घर का जितना भी सामान है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ जातक के जीवन में मतलब ये सब चीज़ें जो सुख सुविधाएं सामान होते हैं, ये मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कह सकते कि रह पाएगा, क्योंकि 3 8 बहुत है, तो मतलब ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस करके नहीं जातक चल पाएगा अपनी लाइफ में। 10th हाउस एक्टिव हुआ है, तो ये है कि हाँ जातक का स्टेटस अच्छा रहेगा। 2nd हाउस आया तो ये भी कि जातक पैसा कमाएगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये कंजूसी करें, ये पैसा जोड़ के चलें, क्योंकि 4th हाउस एक्टिव नहीं हो रहा है 11th हाउस के थ्रू। तो ये हो सकता है कि ये मतलब जोड़ के चले पैसा। कुछ लोग होते हैं कि अपना पैसा सेव करके चलते हैं, मनी सेव करते हैं। मनी सेविंग बहुत अच्छी दिखा रहा है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर बात और करते हैं कि यहाँ पर क्या और नहीं जातक के जीवन में मिलना है। तो यहाँ पर जैसे कि 5th हाउस आप देख रहे हैं केवल एक प्लैनेट में एक्टिव हुआ है 5th हाउस, ये देखिए, ठीक है। अगर जातक लव मैरिज करना चाहता है तो लव मैरिज तो जातक की नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि केवल एक प्लैनेट 5th हाउस एक्टिव कर रहा है, वो भी शुक्र केवल। आप देखिए किसी भी प्लैनेट के अंदर 5th हाउस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5th हाउस नहीं आया है, तो यहाँ पर केवल एक प्लैनेट के अंदर 5th हाउस एक्टिव हुआ है, शुक्र के थ्रू हो रहा है। तो ये तो है कि जातक को संतान हो जाएगी, तो ये हो सकता है कम संतान हो, एक संतान हो जाए, या फिर बड़ी मुश्किल से संतान हो, ये भी इंडिकेशन एक है। 5th हाउस क्या होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर होता है कि बौद्धिक क्षमता कितनी है। तो बौद्धिक क्षमता में कुछ ना कुछ न्यूनता जरूर रहेगी। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, तो 5th हाउस का कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि लव एंड केयर की कुछ कमी रह सकती है जातक के जीवन में, कि कुछ लव एंड केयर कमी रहेगी। 5th हाउस लव एंड केयर भी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रहा है कि जातक के जीवन में क्या क्या चीज़ों का अभाव है। इसको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से अपने पैसे से बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ये हो सकता है कि पैतृक जरूर मिल जाए, लेकिन खुद से बनाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत। अगर फॉरेन ट्रेवल करना चाहता है तो यहाँ पर 12th हाउस देखिए केवल एक प्लेनेट में आ रहा है, हालांकि 9th आ रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा के थ्रू आप देखेंगे कि चंद्रमा के थ्रू जितने भी प्लेनेट ने कनेक्शन बनाया है उसमें 12th हाउस एक्टिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जब तक कभी विदेश यात्रा अगर करना चाहेगा तो बहुत मुश्किल है इसके लिए कि इसको वीज़ा आसानी से मिले, या आसानी से या विदेश यात्रा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि और चीज़ें इन्वेस्टमेंट में जैसे लाभ। तो यहाँ 12वें का कनेक्शन बन जाए 11th के साथ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जैसे 12वां भाव नहीं आया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लाभ नहीं दिख रहा है। जॉब चेंजमेंट भी दिख रहा है, क्योंकि 5th हाउस भी कनेक्शन बना रहा है। 8th हाउस बहुत बार रिपीटेड है, आप देख लीजिए चंद्रमा के थ्रू। यहाँ चंद्रमा में भी आया है, चंद्रमा में भी 8th है, उसके नक्षत्र में भी 8th हाउस है।
तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लाइफ में क्रिएट करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस जातक के जीवन में मतलब बीमार होने के भी योग अच्छे खासे हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि 11th हाउस जो होता है वो चर लगन वालों के लिए बाधक माना गया है। अगर आप वैदिक ज्योतिष जानते होंगे तो ठीक है, कुछ रूल वैदिक वाले केपी में भी लगते हैं। तो यहाँ पर 11th हाउस बाधक होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर चर लगन वालों का। तो यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर 168 का कनेक्शन बन रहा है। तो 168 होता है ये एक मतलब एक अच्छी खासी मतलब फैटल डिजीज़ दिखा रहा है कि जातक अपने जीवन में गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने बताया कि क्या चीज़ें आपको लाइफ में ईज़िली मिल जाएंगी और कौन सी चीज़ें जिसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इस तरह से बताई। अब करियर की, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछेंगे कि मैम गवर्नमेंट जॉब का बता दीजिए है लाइफ में कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर 1 6 10 का कनेक्शन बन जाता है तो हम कह देते हैं ईजिली वे में जातक को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर 8th हाउस बहुत रिपीटेड है। तो ये 8th हाउस जो होता है वो लगन के लिए ख़राब होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अपने करियर इशूज़ जरूर रहेगा, क्योंकि 9th भी ऐड हो रहा है, इसके साथ 5 भी आ रहा है। तो ये 9th हाउस जो होता है ये चेंज ऑफ जॉब दिखाता है, या जॉब नहीं चेंज करेगा तो जब तक बहुत हाईली मतलब एक अच्छी लेवल की जॉब नहीं पा पाता है अगर 9th हाउस ऐड होता है बार बार। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दोस्तों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने इसमें बताया है और इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी। नमस्कार।